Assalamu alaikum everyone. My name is Tahreem and today we have a very special guest with us, Dr. Shehzad Sarfaraz. So sir, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम सर जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाए ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में अपनी कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट करें? तहरीम एक्चुअली जब मैंने एफएससी की कंप्लीट, तो उस वक्त था कि हम कोई इंटर्नशिप करें, किसी इंडस्ट्री में जाएं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जब आप रिज़ल्ट्स वेट कर रहे होते हैं। तो फार्चुनेटली मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है ना एक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जी। भेजें। तो उस वक्त फिर मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था एंड आई वाज वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में गया एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर कि पास्कल और कोबोल ये सिस्टम्स पे चल रही थी, और बहुत आउटडेटेड सिस्टम जो आजकल के दौर में हम देखें। और उस टाइम तो इवन हम डरते होते थे कि ये बटन प्रेस करें तो कहीं अंदर से जो है ना वो कोई धमाका ही ना हो जाए, सिस्टम फाट ही ना जाए, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स। बट एनीवे, जब वो मैंने 2-3 माह अपने कंप्लीट किए उस इंटर्नशिप में, एंड आई देन आई लर्न अ लॉट, कमांड प्रॉम्प्ट पे, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड देन मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि इट्स गुड टू प्ले विद नंबर्स, जिसमें आपकी कमांड्स हैं, एंड टू गेट टास्क फ्रॉम कंप्यूटर्स। और फिर जब मैंने देखा तो फैसलाबाद के अंदर मैं रह रहा था, और देयर वाज नॉट एनी इंस्टीट्यूट जो कि कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करवा रहा हो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 99 में मैंने एफएससी कंप्लीट की, और उस वक्त सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी फैसलाबाद में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर भी अभी कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स ऑफ़र नहीं कर रही थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है जो पंजाब के अंदर कंप्यूटर साइंस ऑफ़र करती है। मैंने ट्रैवल किया, लाहौर गया और पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, तो उन्होंने भी कहा जी कंप्यूटर साइंस में तो बैचलर पंजाब यूनिवर्सिटी भी नहीं करवाती। एंड देन आई केम टू नो डैट फ्यू नेम्स, उसमें फास्ट भी था, कुछ और भी कॉलेजेस थे जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मिलेगी। इवन फास्ट की भी जो इनिशियल डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से थी। तो दिस हो आई स्टार्टेड कंप्यूटर साइंस, एंड देन डेफिनेटली the journey continues, and later on I got scholarship from Higher Education Commission for overseas, and then I went first time for my higher education, and then from there I went to National Institute of Informatics in Tokyo, Japan as a visiting researcher. तो सर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप एकेडमिया की तरफ आएँ और फिर आप कैंपस डायरेक्टर लगे और आपका सेकंड टेन्योर चल रहा है एज अ कैंपस डायरेक्टर, तो आपकी क्या मोटिवेशन थी एकेडमिया में आने की? एक्चुअली एकेडमिया, टू बी होनेस्ट, जब मैं स्टडी कर रहा था तो उस वक्त कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थे, जिसमें हर बच्चे को भी होता है। आजकल बच्चे बहुत सारे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि स्टडी के साथ साथ हम कुछ अपनी पॉकेट मनी बना सकें, अर्न करिए। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो, इवन पेरेंट्स स्टेबल भी हो, तो फिर वो उन्हें खुशी होती है कि हम खुद कुछ से जो है वो कमाएं। एट दैट टाइम मैंने बताया कि इंटरनेट भी नहीं अवेलेबल था, उस तरह से कंप्यूटर्स भी नहीं थे, और ग्लोबल विलेज की तरह आप काम भी नहीं कर सकते थे। द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग स्टडी वाज द ट्यूशन्स। तो मैंने भी जो है वो ट्यूशन से स्टार्ट किया। जब मैं यूनिवर्सिटी से जाता था तो उसके बाद बच्चे घर में आते थे, आप कह लें कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स बच्चे थे, उसको मैं घर में होम ट्यूशन्स पढ़ाता था। उसके बाद फिर जब मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया तो मैंने घर में एक कंप्यूटर एकेडमी बना ली। तो मैं आईसीएस के बच्चे जो थे उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाता था। 3-4 सिस्टम्स मैंने घर में रखे हुए थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि एक तो वो आप कह लेना कि जो असल जो टीचर्स का एक चैलेंज होता है कि सम टाइम आपको नॉलेज होता है लेकिन आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, आप शाय फील करते हैं बोर्ड के सामने खड़े होके। इसी तरह आप और मतलब आप बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे होते कि इसको कैसे समझ आएगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे जो कि मैंने फिर ट्यूशन से एकेडमी स्टैब्लिश करके बनाए।
फिर मैंने जब अपनी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया तो आई थॉट कि आई शुड ज्वाइन इंडस्ट्री, और मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन भी की एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वहाँ पे ओरेकल के अंदर और फार्म बिल्डर्स के अंदर हम काम करते होते थे, और डिफरेंट बार कोड्स के थ्रू जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही होती थी और वो एक्सपोर्ट होती थी, तो उसको मैंने एक इंडस्ट्री में जॉब की। बट अगेन आफ्टर 5 to 6 मंथ आई फेल्ट कि इट्स वेरी टाइट स्केजुअल, यानी आप कह लें कि सुबह 8 बजे आप गए हैं और शाम बजे हैं, और उस वक्त तो सैटरडे भी छुट्टी नहीं होती थी, एक दिन आपको मिलता था। बट इट्स जस्ट लाइक वेरी, यू कैन से, टाइट स्केजुअल जॉब। तो मुझे लगा कि टीचर की ज़िंदगी तो बड़ी आसान होती है, जो बाद में पता चला कि इतनी भी आसान नहीं होती। तो लेकिन अगेन एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था कि आप जाते हैं क्लास में और 1-1.5 घंटे के बाद आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है, एंड यू कैन स्पेयर टाइम फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स। एक तो ये रीज़न थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट था ना, वो ये कि यूनिवर्सिटी की लाइफ आप सारी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। अब बहुत सारे लोगों से पूछे ना, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, एंड दे मिस देयर यूनिवर्सिटी लाइफ, कि हमारे फ्रेंड्स से इस तरह का एनवायरनमेंट था, सो एंड सो फैक्टर्स। बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, बीइंग अ टीचर, यू ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट। आप हमेशा से लर्न करते हैं, हमेशा से न्यू नेटवर्क आपका बनता है, नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए बच्चे आते हैं, नए पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने ये आप कह लें कि फ़ील किया कि आप हमेशा ज़िंदा रहते हैं बीइंग अ टीचर। सो दिस वाज द ब्लेसिंग, और फिर मैं एकेडेमिया को परमानेंटली जो है तो मैंने सर, जो कंटिन्यू। आपने अपना बैचलर्स या मास्टर्स किया, वो आपने उसके लिए फ़ास्ट क्यों नहीं चूज़ की? एक्चुअली मैंने बताया ना कि फ़ास्ट उस टाइम सिर्फ लाहौर में था, और जब मैं फ़ास्ट लाहौर कैंपस का मैंने विज़िट किया जी जी। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एडमिशन्स एक तो हो चुके हैं, ओके। राइट। और दूसरा ये था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि फ़ास्ट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जो मैंने उस टाइम फ़ास्ट की फ़ीसें चेक की। एंड आई स्टिल डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, कि एट दैट टाइम जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, उस वक्त फ़ास्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ़र करता था या नहीं, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं। तो बट मेरी रीज़न्स दो थी। एक तो ये था कि जो एडमिशन के लिए मैं गया तो उन्होंने कहा जी हमारे एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर ओपन होंगे। और दूसरा ये था कि मैंने जब फीसेस का पूछा कि सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, तो आई थॉट कि इट विल बी नॉट पॉसिबल। बट अगेन एट पार मैंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ही कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली, जो 3 इयर्स फास्ट जो करिकुलम पढ़ाता था, जिस तरह के वो एग्ज़ाम्स, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से लेता था, तो मैं भी उसी कॉलेज के थ्रू प्रोसेस से गुज़रा और वही पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी की ही बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में डिग्री ऑब्टेन की। तो सर, जो अब का हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या अभी भी फ़ास्ट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है उस फ़ीस स्ट्रक्चर के हिसाब से? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तो शायद चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। नॉट ओनली फास्ट, देयर आर मैनी अदर इंस्टीट्यूट जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, बट ऑफ कोर्स फास्ट इज़ अमंग देम। और एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस का हमारा बजट है, और पिछले 6 सालों से मुझे जो बीइंग अ डायरेक्टर कैंपस यहाँ पे सर्व करते हुए हो गया है, क्योंकि उससे पहले तो फैकल्टी मेंबर थे। मेरी जो कह लें कि एफिलिएशन है फास्ट से, इट्स बिन अराउंड 12 ईयर्स। लेकिन उनमें से जो 6 साल मैंने एज ए डायरेक्टर कैंपस अपने गुजारे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एप्लीकेशन, जिसकी ईमेल मेरी टेबल पे आई हो कि मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, और मुझे जो है वो कुछ सपोर्ट दी जाए, या कोई ऐसी एप्लीकेशन आई हो जिसमें किसी बच्चे ने ये कहा हो कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मैं अपना एडमिशन क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, और उसको हमने सपोर्ट ना किया हो। इवन मैं आज भी एक बात कर रहा था कि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा भी केस आया जिसमें वालिदैन ने ये कहा कि ठीक है आप बच्चे की फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस तो दे देंगे, लेकिन ये जो कुछ अर्निंग करता है, मेरी सपोर्ट करता है, कोई 20,000 रुपया कमा के ला के मुझे घर में देता है, उसका क्या बनेगा। तो देन वी आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द वेज़ कि अच्छा भाई उस फैमिली को भी कैसे सपोर्ट किया जाए इन पर्सनल कैपेसिटी। डेफिनेटली वो फास्ट तो नहीं करता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एक बच्चा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, तो उसको एजुकेशन से डिनाइड ना किया जाए। तो फास्ट हैज़ अ हैंडसम बजट, बट डेफिनेटली वो लिमिटेड बजट है। बट ऑन अ सेफर साइड आई विल से कि अगर कोई बच्चा फ़ास्ट में एडमिशन लेना चाहता है और उसको सिर्फ ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो काइंडली ही और शी मस्ट अप्लाई
और इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर मदद करेंगे और उसका पूरा साथ देंगे। अब तो ये है कि हमने इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्री भी हमें सपोर्ट कर रही है, जो डिज़र्विंग बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह नो वी आर वेरी स्टेबल। तो सर हम ये तो बहुत बच्चों अच्छी बात सर। हमारा कैंपस जो है काफ़ी रिमोट एरिया में, लाइक इट्स इन बिटवीन चिन्योट एंड फैसलाबाद। तो ना ये चिन्योट में आता ना फैसलाबाद में, तो चिन्योट में आता है। चिन्योट में आता है। तो सर इस कैंपस के लिए लाइक क्या विजन क्या रहा है इस कैंपस के लिए, इसको इस ऐसे एक रिमोट एरिया में बनाने का? लाइक आइदर ये फैसलाबाद में भी बन सकता था, चिन्योट में भी बन सकता था। एक्चुअली फास्ट, क्योंकि वेल नोन इंस्टीट्यूशन था ऑलरेडी, हमारे 4 कैंपसेस इस्लामाबाद में, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद और पेशावर में इस्टेब्लिश थे। तो फिर ये था कि पंजाब के अंदर मतलब इस रीजन में एक कैंपस आए, तो देन आई वुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ आवर बोर्ड ऑफ गवर्नर मेंबर कैसर अहमद शेख साहब, जो कि जब कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त जो है वो हमारे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मेंबर के तौर पर आए। और फिर इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी राना गुलाम शबीर, वो भी चिन्योट से बिलोंग करते थे। तो चिन्योट की जितनी भी शेख बरदरी है, जो बहुत सारे और भी लोग हैं, तो ये बिज़नेस में बहुत आगे हैं। यस सर। उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ नाम लूँ, मियाँ मनशा साहब जो निशात ग्रुप के हैं, ही बिलोंग्स टू चिन्योट। अब्दुल्ला साहब सफ़ायर ग्रुप एवरीबॉडी नोज बिलोंग्स टू चिन्योट। सदाकत टेक्सटाइल एंड देयर आर मैनी मोर्स जो इंडस्ट्रिस्ट हैं जो कि लेटर ऑन कराची में शिफ्ट हुए, बट डेफिनेटली वो जो अपने इलाके की मट्टी है, अपने इलाके की खुशबू है, तो जब आप ग्रो अप होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी को, अपने इलाके को सर्व करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर हमारे मैनेजमेंट को कह लें कि इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे कैंपस चिन्योट में बनाएं। और फिर ये रिलक्टेंट थे कि कैसे, जो आपने भी कहा कि रिमोट एरिया में चलेगा, एंड दीज वर द कंसर्न्स ऑफ आवर हायर मैनेजमेंट एज वेल। लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी सपोर्ट के लिए कहा कि इंशाल्लाह हम पूरी सपोर्ट देंगे। और अगेन आई एम ग्रेटफुल कि स्टिल वो हमारे साथ खड़े होते हैं, जब भी हमें कभी ज़रूरत होती है, कहीं भी कोई परेशानी आए तो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने फिर इनिशली ये जो हमारा ये जिधर अभी हम बैठे भी हैं, तो ये 10 एकड़ लैंड चिन्योट की शेख बरादरी ने फास्ट कैंपस के लिए डोनेट की, डोनेशन। ठीक है। तो डैट वाज द मेन रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल लैंड थी वो डोनेट हुई, एंड सेकंड द स्पोर्ट। अब देखें स्पोर्ट कौन कर रहा है, आपके टॉप टीयर इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक सियासी नारे सिर्फ नहीं थे कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम ये, तो वो अगेन उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी थी। तो जिसने फिर फास्ट मैनेजमेंट को मोटिवेट किया कि ओके यहाँ पे हम कैंपस करेंगे, और फिर फास्ट मैनेजमेंट ने ये कहा कि चलें इसको जो है ना इन बिटवीन रखते हैं, जो आपने कहा कि ना चिन्योट में है ना फैसलाबाद में है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अच्छा जहाँ पे चिन्योट की बाउंड्री स्टार्ट होती है और फैसलाबाद की एंड होती है, तो वहाँ पे ये कैंपस बनाया जाए। अब तो रोड भी डबल हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतर हो गया। सर तो ये रिमोट एरिया में कैंपस है, तो इसके काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे एज अ डायरेक्टर आपको, तो उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं। मेरे ख्याल चैलेंजेस स्टार्ट में थे, अब चैलेंजेस ख़त्म हो चुके हैं। मेन चैलेंज तो ये रोड एक्सेस थी जो बेहतर हो गई है, और बाकी तो डेफिनेटली जो स्टार्टिंग चैलेंज होता है किसी भी कैंपस में बनाने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए, डेट इज़ द फैकल्टी। तो अगर सर आप अब हमारे पास फैकल्टी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और लॉन्ग टर्म हमारे साथ लोग एसोसिएटेड हैं, एंड इट इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फैकल्टी एज वेल, कि जो लोग इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, लाहौर में काम कर रहे थे, तो अब उन्हें अपने घर में घर के करीब जो है वो अपनी जॉब मिल गई है, वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे पास मिस राबिया हैं जो कि हमारा जो पहला बैच था वहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर आई, एंड शी डिड हर पीएचडी और अभी तक हमारे पास सर्व कर रही हैं। इट्स बिन 14 ईयर। मिस फरियाल हैं, एंड देयर आर मैनी मोर जो कि बड़ी देर से सर्व कर रहे हैं। उसके बाद भी जितने लोग आ रहे हैं, दे आर स्टेबल एंड कंटिन्यूसली दे आर पुटिंग देयर एफर्ट।
तो सर अगर आप फास्ट को बाकी सिस्टर कैंपसेस से डिफरेंशिएट करें तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस कैंपस में जो इसे बाकी कैंपसेस या जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब में उनसे स्पेशल बनाती है? देखें, सबसे पहले तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि आई हैव टू कंपेयर अदर इंस्टीट्यूट्स विद फास्ट एंड देन आई हैव टू Compare this सी कंपेयर campus द with other campuses. CFD with other campuses. To be honest, there is no comparison of other university campuses around this region. उनके अपने चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर नॉट पुटिंग देयर एफर्ट्स। उनके अपने चैलेंजेस हैं। कई दफ़ा डिफरेंट वाइस चांसलर से बैठ के डिस्कशंस होती है तो वो कहते हैं कि जी हमारे अपने चैलेंजेस हैं, उसमें डेफिनेटली सम टाइम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है, सम टाइम ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल्स से भी यूनिवर्सिटीज़ चल रही होती हैं, तो उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। फिर उसके अलावा उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही थोड़ा होता है, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये अवेयरनेस होती है कि अच्छा भी फास्ट कम फीस में भी हम पढ़ सकते हैं। तो वो फिर मेजॉरिटी बच्चे वहाँ पे जा रहे होते हैं और वो क्योंकि रूरल एरिया से बच्चे आ रहे होते हैं, उनको ग्रूम करना, उनको पॉलिश करना एक डिफरेंट चैलेंजेस है। बट ऑन द अदर हैंड साइड फास्ट में मेजॉरिटी बच्चे, मतलब अगर मैं कहूँ 50-60% एटलीस्ट, वो ग्रूम्ड फैमिली से बच्चे आ रहे होते हैं। मतलब अगर आप अच्छे, मैं चले स्कूलों के नाम नहीं लेता, लेकिन अच्छे स्कूलों से बच्चे पढ़ के आ रहे होते हैं, तो उनको अपलिफ्ट करना, उनको ग्रूम करना कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के चैलेंजेस हैं। सो वो पेस मिल ही नहीं सकती, वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उन यूनिवर्सिटीज़ में से अगर जो बच्चे इंडिविजुअल तौर पर एफ़र्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो एफ़र्ट करते भी हैं, और हमारे पास यहाँ पे फिर फैकल्टी में भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी लेते हैं, ओवरसीज़ भी जाते हैं, तो वो बहुत कम तादाद होती है। लेकिन फ़ास्ट का जो इकोसिस्टम है, जो कल्चर है, इसमें जो बच्चे ग्रो अप होते हैं वो फिर लीड करते हैं, उनकी रेशो ज़्यादा है। जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहें ना कि जी आज के अगर दौर में मैं बात करूं तो एजुकेशन की अगर बात करूं तो अगर लेट्स सी मैं कंप्यूटिंग की बात करूं तो कंप्यूटिंग की जॉब मार्केट ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर एक बच्चा है जिसका फ़ोटोग्राफी का पैशन है, जिसका वीडियोग्राफी का पैशन है, तो इवन सिंगिंग का पैशन है, तो क्योंकि हम इवेंट करवाते हैं तो वो कहते हैं जी 10 लाख रुपया मेरे पीएस को पहले भेजें तो फिर स्टेज पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिंगिंग में कमाल किया, उस पैशन से काम किया, उस डोमेन के अंदर रह के। तो कोई भी बंदा अगर अपनी डोमेन में रह के काम करता है तो वो भी अर्न करता है और रिस्पेक्ट भी लेता है। दो ही पर्पस होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, एक रिस्पेक्ट है, शोहरत है, और दूसरा पैसा है। जी सर। तो वो मतलब एक सिंगर है और एक नात ख़्वान भी जो है ना, वो भी जब नात पढ़ने के लिए कहीं जाता है तो सारे लोग बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, और आखिर पे वो आते हैं, 10 मिनट देते हैं और आपकी महफ़िल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उन लोगों को कमाल लेवल की एफ़र्ट करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड साइड जब आप कंप्यूटिंग साइंस में आए तो एवरेज बच्चा भी एक अच्छी अर्निंग कर लेता है, ठीक है, उसको कमाल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कमाल में जाएगा तो फिर वो सालिया की तरह $60 बिलियन की कर्सर की कंपनी बना लेगा। एक तरफ कमाल, उस कमाल में भी आप देख लें कि कितना फ़ायदा है, तो वो तो फिर और ज़्यादा अर्निंग करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज बच्चा है जो कि अपनी लाइफ भी इंजॉय करना चाहता है स्टडी के साथ, तो वो भी अच्छा अर्न कर सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मेजॉरिटी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो वेल इस्टेब्लिश होते हैं, ग्रूम्ड होते हैं और एक्सपोयर्ड होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है अदर यूनिवर्सिटी से विद फास्ट। अब आ जाते हैं फास्ट के साथ, बाकी कैंपसेस के साथ। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा जो एक्सपोयर है वो आपको शहर देता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो जो अब लाहौर का एक एक्सपोयर है, जो इस्लामाबाद का एक्सपोयर है, वो आपको फैसलाबाद चिन्योट में नहीं मिल सकता। अब अगर आप लाहौर को छोड़ के आप मिडल ईस्ट चले जाएं तो वहाँ का एक्सपोयर डिफरेंट होगा। आप यूएस कनाडा चले जाएं, यूरोप चले जाएं तो वहाँ का एक्सपोयर ऐसे ही होगा। अब इवन ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि फास्ट से भी कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रही है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी अगर यूके के अंदर है तो उसका जो बच्चा ग्रेजुएट होगा वो ज़्यादा एक्सपोयर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू माई लाहौर कैंपस फास्ट स्टूडेंट, क्योंकि वो शहर, वो सिस्टम्स, वो उसको जो है एक्सपोजर दे रहे होते हैं। बट
जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है चिन्योट फैसलाबाद कैंपस, मैं हमेशा ये कहता हूँ वो ये कि ये आपको एक फुल टाइम इकोसिस्टम देता है स्टूडेंट को, कि सुबह बच्चा आता है 8 बजे 8:30 बजे आ जाता है, इसके बाद उसके पास पूरा दिन और कोई काम नहीं है, और 5:30 बजे 5 बजे उसने यहाँ से घर जाना है। अब पूरा दिन जिस बच्चे ने 8 घंटे एक जगह पे रहना है, उसने क्रिकेट खेलनी है तो किसके साथ खेलेगा? अपने कुलीग्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। कैफ़े में बैठना है तो किन लोगों के साथ बैठ रहा होगा? अपने बैचमेट के साथ, कुलीग्स के साथ। लाइब्रेरी में बैठा है, क्लासरूम में बैठा है, यानी वो पूरे 8 घंटे की जो बाउंडिंग है ना, इस कैंपस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है। और इवन यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सीनियर्स का भी पता होता है, जूनियर्स का भी पता होता है। तो जब आप इस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप 3-3 4-4 बैचेस के बच्चों को पर्सनली जानते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, इसके मुआशी हालात क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो वो जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो यू हैव अ ह्यूज नेटवर्क। और नेटवर्क हमेशा पे बैक करता है आपको लेटर स्टेज पे। आपके जितने दोस्त हों, जितने कोलीग्स हों, दे ऑलवेज सपोर्ट यू इन फाइंडिंग द जॉब और इन एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो लाहौर और इस्लामाबाद का बच्चा है वो क्या है, एक तो ये है कि वो ग्रुप्स की फॉर्म में आते होंगे, दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग एंड अजम्पशंस। बाकी इस पे ज़्यादा वो उस कैंपस के बच्चे बता सकते हैं। वो ग्रुप्स की फॉर्म में आए, लेट्स सी इन ड्राइव करवाई, 4 बच्चे आए गाड़ी पे, क्लासरूम में चले गए, क्लास ख़त्म हुई, ब्लू एरिया चले जाएं जी, कॉफ़ी पीते हैं, 1.5 घंटे का टाइम है। सो दे आर नॉट वेल कनेक्टेड विद अदर बैचेस, विद देयर इवन क्लास फेलोज़। मुझे याद है कि मुझे अपनी सारी क्लासमेट्स का नहीं पता कि वो कौन थे। आप जिन 4-5 लोगों के साथ इकट्ठे होते थे, सिर्फ आपको उतना ही पता होता था। लेकिन चिन्योट फैसलाबाद आपको एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी देता है अमंग डिफरेंट बैचेस और अमंग योर क्लास फेलोज। सर अभी आपने जैसे बात की कि 9 to 5 बच्चे यहीं रहते हैं, तो ये एक रेजिडेंशियल कैंपस है हमारा, तो 5 o'clock के बाद बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते? अब जैसे फैसलाबाद से बच्चे आते हैं, चिन्योट से आते हैं, चिन्योट में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो अगर बच्चों को आफ्टर यूनिवर्सिटी टाइमिंग भी टाइम दिया जाए कैंपस में, तो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह सब यहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, मेरे पास वैसे ऐसी कभी रिक्वेस्ट नहीं आई कि कोई बच्चा ये कहे कि मैं स्पोर्ट्स करना चाह रहा हूँ और हम कैंपस में रहना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई हो, और ना ही मैंने इस एस्पेक्ट्स को कभी सोचा है। इसको सोचा जा सकता है कि देखिए ना, अगर हम इसको कोई एक जिम खाना और क्लब की तरह जो है वो कोई मेंबरशिप दे देते हैं कि बच्चे आया करें, शाम को जो है ना अपना एंजॉय किया करें, बट इट्स गुड सजेशन। वो कैंपस टाइमिंग में तो बच्चा स्टडीज में बिजी हो जाता है ना। हमने क्योंकि कभी सोचा नहीं, और टू बी ऑनेस्ट कभी ये प्रोस्पेक्टिव मेरे सामने आया भी नहीं। जो चैलेंजेस हो सकते हैं ना वो यही है ना कि चिन्योट का एक बच्चा या बच्ची है, उसने अब 5 बजे ट्रांसपोर्ट जाती है, वो घर चला गया है। अब वो ट्रांसपोर्ट रूट तो नहीं बार बार चलाया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई बच्चे मिल के कहते हैं कि जी ठीक है हम ट्रांसपोर्ट अपनी खुद मैनेज कर लेंगे और आप हमें ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दें या लैब में बैठने की, तो आई थिंक दैट इज़ पॉसिबल। ये ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, सोचा जा सकता है इस पर और किया भी जा सकता है। इट्स प्रैक्टिकली डूएबल। जी सर। तो सर एडमिशन्स अब आपको पता स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो हम हमेशा ये तो बात करते हैं कि किस तरह के बच्चे को फ़ास्ट में आना चाहिए, फ़ास्ट में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की कि कौन से बच्चे हैं जो फ़ास्ट में मत आएँ, जिन्हें नहीं आना चाहिए, जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको नहीं लगता कि हमें एक लाइन डिफ़ाइन कर देनी चाहिए कि इस तरह का बच्चा फ़ास्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा? ये तो मेरे बड़े भी कहते होते हैं कि जो ये समझता है कि मैंने मेहनत नहीं करनी और आराम से जो है वो मेरी डिग्री हो जाए, असाइनमेंट्स मेरी कोई और कर दे, ठीक है, और पेपर भी मुझे बता दे कि कैसा आना है, या वो 4 सवाल दे दे कि जी ये 4 सवाल तैयार कर लो तुम्हारा फाइनल पेपर हो जाएगा, उस बच्चे को फ़ास्ट में नहीं आना चाहिए। जिसको ये है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बनना है, एफ़र्ट से बनना है, खुद करके करना है, उसको डेफिनेटली फ़ास्ट वेलकम भी करता है, आना भी चाहिए। सिर्फ यही आई थिंक बाउंड्री लाइन है, देयर इज़ नॉट एनी अदर बाउंड्री लाइन कि जी आपका जीपीए कम है या आपके ग्रेड्स कम है। क्योंकि फ़ास्ट तो देखें 50% की वेटेज अपने टेस्ट की देता है कि अगर ड्यू टू एनी रीजंस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन योर ए लेवल ओ लेवल एग्ज़ाम्स या एफएससी के अंदर, तो अब आपके पास 50% का अगेन चांस है कि अपनी टेस्ट की तैयारी करें। और ये देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स हैं,
उनके एडमिशन नहीं हुए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 70% मार्क्स हैं, उनका फास्ट में एडमिशन हो गया। तो ये आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन वो जो बाउंड्री लाइन है वो यही है कि जिसको ये लगता है कि जाके सुकून से मैं बस एडमिशन ले लूँगा, अगर मेरे पास पैसे हैं मैं फ़ीस दे दूँगा, तो फास्ट सर मुझे डिग्री दे देगा या सिफारिश करा लूँगा, तो वो जिसने ये जहन में रखा हुआ है कि मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा या मेरे अंकल बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी में या हायर एजुकेशन में, यहाँ पे उस किसी बच्चे किस्म को का नहीं आना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। उस बच्चे को एफर्ट करके मेहनत करके ही सिर्फ डिसिप्लिन। डिग्री लेनी। तो सर एक बच्चा 12 साल एक एजुकेशन सिस्टम से गुजर के आता है, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको नहीं लगता कि हमें एडमिशन टेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से तो वो गुजर कर आ ही रहा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा बच्चा जो एफएससी या मैट्रिक में इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है कि उसके 80% या 85% मार्क्स आ रहे हैं, और फास्ट में आते ही फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में उसको इतना रगड़ा दिया जाए कि उसकी CGPA काफ़ी लो हो जाए, तो इसमें इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, 2 क्वेश्चन आपने किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के एडमिशन टेस्ट नहीं लेना चाहिए। हमने ये देखा है, और ये अगेन हिस्टोरिकली रिकॉर्ड से ही टेस्ट की तरफ हम गए हैं, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज सम टाइम वैसे ही आ जाती है। अब आई डोंट नो इधर आई शुड से ऑन एयर और नॉट। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि हमारा जो सम टाइम कल्चर्स भी है मार्क्स लगवाने का, कुछ कॉलेजेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी, मीन बोर्ड्स में सॉरी, आप डिफरेंट वेज से मार्क्स भी लगवा लेते हैं, डिफरेंट वेज में बूटी माफिया भी चल जाता है। अब वो जो बच्चा है वो 90% मार्क्स ले लिया, एक्चुअली ही डिज़र्व टू हैव मार्क्स ऑफ 50%। तो हमने एक दफ़ा सोचा कि कहीं ये ना हो कि किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के या स्पेसिफिक स्कूल के या कॉलेज के सारे ही बच्चे फास्ट में दाखिल हो जाएं बेस्ड ऑन द परसेंटेज, और जो एक्चुअल बच्चे हैं जिनको हमें एवेलुएट करके लेना चाहिए वो शायद रह जाए शायद। इसीलिए हमने 50% टेस्ट का वेट दिया और 50% उनके एकेडमिक्स का दिया, ताकि एक ट्रांसपेरेंट और फेयर एवेलुएशन हो जाए। देखें, जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है, जो फॉर एग्जाम्पल वाकई 90% ले रहा है, तो टेस्ट तो उसी कंटेंट में से हो रहा है ना। एग्जैक्टली। तो देन देयर शुड बी नो इशू कि वो दोबारा 60% ना ले सके या 80% ना ले सके, समथिंग लाइक दैट। एक तो रीज़न ये थी कि दैट्स वाई उसको बैलेंस करने के लिए कि टू जज और टू री इंश्योर यू कैन से कि वो वाकई बच्चा 90% वाला है या नहीं, क्योंकि इट हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड कि बहुत भी अगर परसेंटेज का डिफरेंस बनता है तो वो 5 to 10% का बनता है, इससे ज़्यादा नहीं कम बनता। और दूसरा जो सवाल था कि एक बच्चा 99% या 90% ले के फास्ट में आता है और उसके बाद जो है उसे रगड़ा लग जाता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कि फास्ट में जब 90+ वाले या 99 वाले कितने बच्चे दाखिल होते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास लेट्स से 200 की है, तो उसमें राउंड अबाउट 100 होंगे जिनके 90% मार्क्स होंगे। 90% होंगे। exactly. तो फिर इसका मतलब है कि अगर मैं 200 ले रहा हूँ, लेट्स अज्यूम कंप्यूटर साइंस में 204 सेक्शंस ले रहा हूँ, तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि 100 बच्चे ऐसे हैं, यानी 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी 99 वाली है। तो मुझे ये बताएं कि जब कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, मतलब एक ही करैक्टरिस्टिक्स के एक ही क्वालिटी वाले स्टूडेंट हैं, उनकी जब दौड़ लगवाई जा रही है तो वो तो सारे कैपेबल हैं। तो इसका मतलब है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब मेरा जो कंपटीशन हो गया है वो सारे चैम्पियंस के साथ है जी। कि लेट्स अज्यूम कि एक कंपटीशन हो रहा है नेशनल लेवल का और हर डिस्ट्रिक्ट से उनका चैम्पियन जो है वो आगे जा रहा है, तो उनमें से कोई ना कोई तो गिरेगा ना। सही बात। तो उसको उस लेवल की एफर्ट करनी है टू रिमेन स्टेबल, क्योंकि कंपटीशन तो आपका आपस में ही होगा। सो एक तो वो वजह है, और दूसरा जो फैक्टर है इसके अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वाकई हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं। देयर आर मैनी अदर कंस्ट्रेंट्स, उनकी फैमिली के कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होते हैं, सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं। बच्चा घर में जाता है, एक ही कमरा है, वहाँ पे बाकी बहन भाई भी हैं, आपस में घरों में नचाकियाँ हैं, मामू ने कुछ कह दिया, अब वो डिस्कशंस चल रही है, उस बच्चे के पास स्पेस ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो अब मेंटली स्ट्रेस्ड है बच्चा।
फिर दूसरा एक होता है कि जो हमें व्हेन वी कंपेयर कि अच्छा यार ये बच्चा जो है वो लेट्स सी चिन्योट से किसी हाई स्कूल से उसने 90+ लिए, वो जब क्लास में आता है तो अब आगे पता चलता है कि रूट्स, बीकन हाउस और इस तरह के और बच्चे इस तरह के हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं और वो तो अंग्रेज़ी ऐसे बोल रहे हैं और वो शाय फील कर रहा होता है, उसे पता होता है, पता बट ही और शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। तो वो फिर उस ट्रॉमा में चला जाता है कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। या एक और फैक्टर ये भी होता है, इन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, ये तो पिछले इनको 4 तो सालों पहले से से इनसे चीज़ें पहले से आती हैं चीज़ें सारी। आती हैं, इन्होंने समर स्कूल में ये कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो फिर जब वो एक बच्चा खुद ही ये सोच ले कि आई कैन नॉट डू इट और मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है, चैलेंज है, तो फिर उसके लिए तो डेफिनेटली काफ़ी उसके मुश्किल हो लिए जो है वो जाएगा ना। मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर द बेसिकली रीजंस। सर अक्सर कहा जाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न दौर के साथ नहीं चल रहा, लाइक हमारा जो करिकुलम है वो ओल्ड है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हम पॉलिसीज़ अपनी चेंज कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या जो मॉडर्न दौर के साथ मैच करने के लिए हम ऐसे क्या कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं? देखें, जो करिकुलम की बात है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप जितने भी एडवांस टॉप रैंक्ड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, एआई की बात करें, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम एमआईटी में है वही ऑलमोस्ट मे बी कोई 5-10% का डिफरेंस हो, वो यहाँ पे भी होगा। क्योंकि जो कंप्यूटिंग कौंसल है और जब ये करिकुलम डिफ़ाइन होता है और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो अच्छी प्रैक्टिसेस को डाउनलोड करता है, रिव्यू करता है और फिर उसको ऐड करता है, एंड सिमिलरली इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है। जिस तरह अभी जो करिकुलम डेवलप हुआ है कंप्यूटिंग कौंसिल ने किया है, उसमें पाशा भी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी, ये सारे स्टेक होल्डर आए कि इंडस्ट्री की क्या प्रैक्टिसेस हैं। तो करिकुलम तो वही होता है जो कि अक्रॉस द बोर्ड आप किसी एक लोकल यूनिवर्सिटी में, तहसील लेवल की यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी जाएं, इवन किसी रूरल एरिया में भी चले जाएं, वहाँ पे भी जो कंप्यूटर साइंस ऑफ़र हो रहा है और जो कि लाहौर की और या फास्ट की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी करिकुलम ऑफ़र वही होता है। असल जो डिफरेंस है वो है करिकुलम डिलीवरी का। जी सर। कि उस करिकुलम को डिलीवर करने वाले कौन है? टीचर्स, फैकल्टी। फैकल्टी, यस सर। राइट। और उस करिकुलम को डिलीवर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, जीपीयूज़ हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लैब्स हैं, वो अप टू डेट हैं या नहीं हैं? क्या वो सपोर्ट कर रही हैं उस करिकुलम को एग्जीक्यूट करने के लिए? तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रेगुलरली अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स भी करते हैं, एकेडमिक काउंसिल की भी, और फिर इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड भी हमारे बड़े ऑपरेशनल हैं, जिसमें इंडस्ट्री से फ़ीडबैक लिया जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है। और ये जो आपके सामने एआई, साइबर सिक्योरिटी, बिज़नेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, ये जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं, बेसिकली दीज आर द न्यू एंड एडवांस फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। और अगर मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रीम्स आ रही हैं, जो करिकुलम्स में एडिशन हो रही है, तो एडवांसमेंट को देख के हो रही है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमारी फैकल्टी और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ करिकुलम आता जाए और फैकल्टी जो है वो आउटडेटेड हो, तो उस पर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक तो ये है कि न्यू फैकल्टी ऐड होती रहती है फॉर द रेलेवेंट डोमेन, एंड ऑन द अदर हैंड साइड जो हमारी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उसको जो है वो हम इंडस्ट्री के साथ लाइजन करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस को लर्न करके अडॉप्ट करें और डिलीवर करें। सर अब आपने जैसे बात की कि इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो एट दिस पॉइंट 2026 में क्या किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए? क्यों नहीं लेनी चाहिए? वाई नॉट? सर मतलब एआई का इतना बूम चल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस क्या उस गैप को पूरा कर सकती है? ज़िंदगी में ना, मैं कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी आई जी जी, तो दुनिया चेंज हो गई। लोगों को यही लगा कि काम ख़त्म हो गया। काम कैसे ख़त्म हो गया कि आपने कार को इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी या जिस फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी दी, तो अब वो जो धक्का लगाने वाली रेडी थी, अब वो व्हील ने ले ली शक्ल और वो मूव करना लगे। हाथ से आप पंखा चलाते थे, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पिन लगाई, पंखे को आपने वायर दी, उसने घूमना शुरू कर दिया, अब आपका हाथ जो है वो फ्री हो गया।
सो मल्टीपल एग्जांपल्स, जहाँ जहाँ पे आपने पेन लगाई इलेक्ट्रिसिटी की, जूसर मशीन है, वट एवर, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। लोगों ने कहा कि जब हमारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, सर तो फास्ट तो तो अपनी जॉब्स ख़त्म नहीं हुई। जी सर। सिमिलरली जब कंप्यूटर्स आए स्टार्ट में, मैं अपने दौर की जब 99 की बात कर रहा हूँ, तो लोग रिलक्टेंट थे कि यार ये तो हमारे ऑफिस को रिप्लेस कर देगा, सारे क्लरिकल वर्क, और ये जो रजिस्टर लेके बैठे हैं अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर खोलते हैं, मर्ज़ी से बंद करते हैं, एंट्रियाँ चेंज कर लेते हैं, उनकी तो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब आपके पास नॉर्मल मोबाइल फ़ोन थे टच बटन वाले, ठीक है, वो आए, और आपके पास पुराने बटन्स वाले मोबाइल थे, टच मोबाइल जब आए, तो लोग ये कहते थे कि यार ये तो अब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और दिस एंड डैट। असल चीज़ ये है कि जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया वही रेस जीत वो रेस जीतेगा। और जी सर। उसके इसी तरह कंप्यूटर साइंस में अब जो एआई आ रही है, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डू, और वो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स ने करने। मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था ऑनलाइन, आप जस्ट सर्च कर लें कि जी ह्यूमन शॉर्टेज इन 2030 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप लिख के, और मतलब जॉब्स डिमांड्स इन 2020-30, ये जस्ट गूगल कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, तो आपको बताएगा कि कोई अराउंड 70 मिलियन जॉब विल रिमेन वैकेंट इन 2030। और अगर आप ओवरऑल बात करें तो अराउंड 180 मिलियन, और उसमें जो डिफरेंस है 90 मिलियन का, ये चेंज हो जाएगी जॉब्स जो कि एआई, साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा साइंस, इसमें रिप्लेस होंगे। बट स्टिल आपकी 80 to 90 मिलियन जॉब्स विल रिमेन वैकेंट। क्यों वैकेंट रहेंगी? रेलेवेंट लोग नहीं होंगे। वो रेलेवेंट लोग कौन होंगे? जिन्हें उस टाइम की नीड के मुताबिक जो है वो स्किल सेट उनके पास नहीं होगा। सर तो फास्ट तो अपनी सीएस डिग्री के लिए जानी जाती है, तो हम ऐसे मैनेजमेंट कोर्सेज़ क्यों ऑफ़र करते हैं? लाइक हमारे पास पूरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, तो फास्ट तो कंप्यूटिंग के लिए जानी जाती है, तो हम हमारा जो मैनेजमेंट स्कूल है उसका क्या पर्पस है? देखें, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव एंड मिशन फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि अमर्जिंग साइंसेस। जी सर। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड emerging अमर्जिंग साइंसेस है। सो इट मीन्स वी कैन नॉट इग्नोर द अमर्जिंग साइंसेस कंसेप्ट, राइट। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड देन इट्स ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग आर वेरी क्लोजली टाइट। कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एंड नोबडी नोज़ अबाउट इट, उसकी मार्केटिंग ही नहीं है। जिस तरह आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, सो नोबडी नोज़ कि यार इसको मैंने बेचना कैसे है, मैंने कस्टमर रेलेवेंट क्लाइंट कौन सा लेके आना है। तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि दीज 3 डिग्री प्रोग्राम्स आर वेरी रेलेवेंट एंड कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जब कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो यहाँ से पढ़ रहा है और उसको अपना एक सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल मॉडलिंग बनानी है, उसने कोई उसकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई टूल्स यूज़ करने हैं, तो जब इनके दोस्त यहाँ पे बैठे होंगे, ये एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल हेल्प। एंड ऑन द अदर हैंड साइड एक्सपोजर बढ़ जाता है बच्चों का। बढ़ जाता है बच्चों का। इसी तरह उन्होंने कोई हार्डवेयर पे काम करना है, उन्होंने कोई एआई बेस्ड रोबोट बनाना है, तो अब उन्हें कोई इंजीनियरिंग का फैकल्टी मेंबर और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट चाहिए जो उनके साथ हेल्प करे। एक तो ये एस्पेक्ट्स है। दूसरा ये है कि ये ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर भी जो बिज़नेस एनालिटिक्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ है, और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी उनमें शामिल है। हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जो लैब्स इस्टेब्लिश की जाएँ और उनके लिए जो फैकल्टी हो वो आउट क्लास लेवल की हो, और जिन बच्चों ने फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्टेड हैं इन डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, वो आके हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब्स देखें और हमारी मैनेजमेंट साइंसेस की फैकल्टी से मिलें, उनका प्रोफाइल देखें, तो फिर अंदाज़ा होगा कि वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस जो कि ये ज़रूरी है। और एक और दूसरी बात यह है कि देखें, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स के बगैर एडमिशन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। बाकी कम्युनिटी ने क्या करना है, हमें सोशल साइंटिस्ट भी चाहिए, बिल्कुल।
हमें बिजनेस एनालिस्ट भी चाहिए, हमें मार्केटिंग वाले मैनेजमेंट वाले भी चाहिए. सो इट्स अ डिफरेंट ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डोमेन. तो दैट्स वाई कंसिडरिंग द नीड एंड शॉर्टेज इन द लोकल इंडस्ट्री हमने ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए, क्योंकि इंडस्ट्री रिक्वायर कर रही थी कि हमें इस तरह के अच्छे ग्रेजुएट्स दें. तो इसलिए फिर हमने ये डिग्री प्रोग्राम किया ताकि वो वाला जो गैप है उसको भी फुलफ़िल कर सकें. सर, तो जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको फास्ट से एकेडमिकली और सोशली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्पेशली इस कैंपस से, CFD कैंपस से? CFD कैंपस में अगेन पहले भी मैंने बताया कि एक तो ये है कि कनेक्टिविटी राइट बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं. मैं नहीं समझता कि किसी कैंपस के अंदर इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटसाल है, बैडमिंटन है. सो हर तरह की, इवन जिम जो है, हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम यहाँ पे अपने कैंपस में इस्टेब्लिश किया हुआ है. हमारे पास मेडिकल सेंटर है, एमरजेंसी में एक डेडिकेटेड फुल टाइम डॉक्टर अवेलेबल होता है. सो एक तो ये वो लाइफ है जो कि स्टूडेंट्स को मिलती है. अब कैफ़े जो है उसकी हमारी थोड़ी सी तादाद जो है वो बढ़ गई थी, जिस वजह से अब ये नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें हम कैफ़े को इन्हांस कर रहे हैं ताकि बच्चों को मज़ीद ज़्यादा स्पेस मिले. और उसके अलावा अगेन जो कोर हमारी है वो फैकल्टी है और हमारी लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस रीजन में सबसे बेहतर मिलेंगी. सर, तो जो फास्ट CFD है वो कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लान्स हैं, कोई प्लान्स हैं? अब हर तरफ इस चीज़ का बूम चल रहा है, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, हमने पहली बात तो यह है कि कभी भी किसी जेंडर पे, किसी रिलीजन पे, किसी एथनिसिटी पे डिस्क्रिमिनेशन की नहीं. हम तो ये समझते हैं कि चाहे वो मेरी बेटी है चाहे बेटा है, उसमें पोटेंशियल है तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. सो आज आप यहाँ बैठी हुई हैं, सो इट्स अ टाइप ऑफ एम्पावरमेंट कि यू डिज़र्व टू बी हेयर, और आपको यहाँ बैठा दिया गया. तो सो कोई भी बच्चा या बच्ची जब अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को शो करता है और उसमें पैशन है तो उसको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है. लास्ट वीक मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि जीकी के अंदर एक इवेंट हो रहा है और इसमें बच्चियां जो हैं वो जाना चाह रही हैं. इट वाज ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, वुमेन ओनली था. यस सर. ठीक है. तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा क्या करने जाना है जी, बच्चियां वहाँ पे टेक्निकल इवेंट है और वो जाएंगी. मैंने कहा अच्छा, बच्चियां ये भी कह रही हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट की फ़ीस हमें देनी पड़े तो हम खुद भी पे कर लेंगे. मैंने कहा ये बच्चियां क्यों पे करेंगी. मैंने कहा कि जी कैंपस जो है उनको एयर कंडीशन कोस्टर देगी और हम उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे. इट्स अ गुड कि अगर बच्चियां इतना पैशन रखती हैं कि वो जाना चाह रही हैं और वो जाके एक्सपोजर लेना चाह रही हैं, प्रेजेंट करना चाह रही हैं, तो विदाउट एनी थिंकिंग हमने उनको अलाउ किया. और फिर उससे बढ़ के खुशी हुई कि कल जब मैं मुल्तान से ट्रैवल कर रहा था तो मुझे जो हमारी स्टूडेंट अफेयर्स हैं उन्होंने कॉल की कि सर इट्स अ गुड न्यूज़ कि हमारी कैंपस की बच्चियों ने जो है वो फर्स्ट प्राइज़ विन किया और 50,000 का कैश प्राइज़ है. तो इससे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट क्या हो सकती है. और हमें खुशी होती है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ माशाल्लाह लीड कर रही हैं. सो एवरी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी जो कि इस मुआशरे में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेके आ सकती है, उनके साथ चिन्नौर फैसलाबाद कैंपस खड़ा है. सर, तो कंप्यूटिंग और हैकाथॉन्स वगैरह और स्टडी के बारे में तो पहले ही फास्ट बहुत मशहूर है, लेकिन कैंपस लाइव और सोसाइटीज़ वगैरह क्लब्स के बारे में कोई इतनी बात नहीं होती. इस कैंपस में काफ़ी सख्ती है इन चीज़ों को लेके, तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई डोंट थिंक सो. मुझे आप सख्तियों के बारे में बताएंगे तो फिर शायद मैं उसका आंसर दे सकूँ. मैं देखें, हमेशा ये कहता हूँ कि हर इंसान की हर जगह की एक बाउंड्री लाइन होती है. एक इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट की एक अपनी बाउंड्री लाइन है, तो हमें उसमें रह के सब ने अपना एक रोल प्ले करना है. और आई ऑलवेज़ इनकरेज ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़. और मेरे ख्याल में तो शायद हमारे पास इस टाइम अराउंड 30+ स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं. मैंने लास्ट टाइम जो है कुछ और स्टूडेंट सोसाइटीज़ का भी इन्हें कहा कि स्टार्ट करें. हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो टेक्निकल सोसाइटीज़ पे ज़्यादा होती है. तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि वो, क्योंकि जो आपका एक मेन पर्पस है यूनिवर्सिटी का, उस पर आपको जितने भी पैसे स्पेंड करें. अब ये इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग कंपटीशन हुआ था, आई रिमेंबर कि हमने कोई 2.5-3 लाख रुपया
उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन की और उनकी ट्रैवलिंग पे दिया, सो देयर वाज नो इशू। जो बाकी इवेंट्स हैं हम सारे अलाउ करते हैं। लास्ट वीक बच्चों ने अपने को ग्रेजुएशन वीक सेलिब्रेट किया, जी सर। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, दायरा होता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, रंग की, मतलब देर आर मैनी एक्टिविटीज़ जो कि हो रही होती हैं। हाँ ये ज़रूर है कि मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा आता है कहता है जी मैंने लूडो खेलने और ई गेमिंग के लिए जो है वो लाहौर जाना है, तो वो मैं उसे ज़रूर कहता हूँ कि बेटा आप लैब में बैठ के जितनी मर्ज़ी ई गेमिंग करो, कर लो। यहाँ पे कंपटीशन करवाओ। एक और मैं चीज़ ये कहता होता हूँ कि अच्छा भी जिस बच्चे ने जाना है, जो कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं अनाउंस करते हुए नहीं कंफर्टेबल फील करूँगा कि जी फास्ट CFD कैंपस ने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया है लूडो कंपटीशन में, ठीक है। तो उसकी बजाय अगर मेरे पास आए कि जी फास्ट कैंपस ने, चिन्योट फैसलाबाद कैंपस ने प्रॉमिंग कंपटीशन में विन किया, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और उस पर मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगा। किसी ने लूडो खेलनी है, ई गेमिंग करनी है और एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ कॉन्स्टेंट्स। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखें डिबेटिंग है, बोल क्लब ठीक है, बोल है, तो बोल के बच्चे जाते हैं क्योंकि वो भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सॉफ्ट स्किल है आपके पास होनी चाहिए, स्किल्स हैं जो क्रिएटिविटी आप में लेके आती है। सच टाइप ऑफ जितने भी इवेंट्स हैं उसमें हमेशा इनकरेज है। या फिर आप बताएं कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गया और मैंने परमिशन ना दी, तो फिर मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ बच्चों को। बिल्कुल सर, ऐसी उसमें बात मुझे है पता चले तो फिर देखा जा सकता है सर। अब ईयर बाय ईयर हमारे पास जो तादाद है बच्चों की वो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ 2 ही हॉस्टल हैं, एक बॉयज़ हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल, और उसमें भी कैपेसिटी फुल होती जा रही है। तो अब जो नए आने वाले बच्चे हैं इस साल में, उनको हम कैसे टैकल करेंगे? और पुराने ग्रेजुएट हो जाएंगे, नए आ जाएंगे ठीक है, तो देखें ना जो अब बैच ग्रेजुएट होगा तो वो स्पेस खाली भी तो होगी ना, बट डेफिनेटली वी हैव द लिमिटेशन। हम उस तरह से जो है वो उतनी जो एक रिक्वायरमेंट है उतना हम हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। बट अगेन मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, लोग मुझे सुन भी रहे होंगे कि पिछले 4-5 सालों से या जितने से भी हॉस्टल के प्रॉब्लम हैं, कोई ऐसा पेरेंट्स, कोई ऐसा बच्चा मुझे आके ये कहे कि इन्होंने हमें कैंपस से निकाल दिया, हम हॉस्टल लेना चाह रहे थे लेकिन हमें हॉस्टल नहीं मिला। हाँ ये ज़रूर है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि लेट्स लिव लाइक अ फैमिली मेम्बर। जिस तरह देखें ना आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो फिर आप मैट्रेसेस भी बिछा देते हैं और इकट्ठे भी बेड्स कर लेते हैं, सो यू अडॉप्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज़। तो वो मैंने फिर बताता हूँ कि ये आपका घर है, मेरे पास ये ऑप्शन है, मोस्ट वेलकम, यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रहें। लेकिन मैंने कभी भी किसी बच्चे को हॉस्टल से डिनाई नहीं किया। हाँ ये ज़रूर है कि अब हमने कुछ चेक्स लगाने शुरू किए हैं कि जो बच्चा चिन्योट का है, फैसलाबाद का है, या जहाँ पे मेरी बसेस के रूट जाते हैं तो वो बच्चा जो है वो हॉस्टल में ना रहे। उससे ज़्यादा हक उस बच्चे का है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओकाड़ा से आ रहा है, शेखुपुरा से आ रहा है, कराची से आ रहा है, हुंजा से आ रहा है, तो उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाए। सर इस कैंपस के बारे में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हर साल सरप्राइज़ करती है, लाइक समथिंग न्यू? हर साल आप ऐसे कौन से चैलेंजेस देखते हैं कि आपको लगे कि ये तो हर साल नए चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ? टू बी ऑनेस्ट मुझे अब चैलेंजेस लगते ही नहीं है कि इस कैंपस में कोई चैलेंजेस रह गए हैं। डेफिनेटली जिस तरह आप सोच रहे होते हैं, आप एक्ट करते हैं, वो लोगों को भी पता चल जाता है, स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है। जब एक बच्चा बैच आता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये मैंने करना है, ये नहीं करना। बट मेरी जो एक ख्वाहिश होती है हमेशा, स्टूडेंट्स प्रायोरिटीज़ इन टर्म ऑफ फैसिलिटीज़ कि फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है वो अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों की लैब्स हैं वो अपग्रेड करनी चाहिए, और वो मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि अपग्रेड हम करते रहते हैं। जिस तरह अभी कैफ़े की बात हुई तो मुझे पता चला कि अब कैफ़े जो है कंजस्टेड हो चुका है, इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोशिश होती है। वो जिस तरह अब मैंने लास्ट टाइम जो है इस कैंपस में एक बहुत अच्छा जिम इस्टेब्लिश किया। जी सर। अब मेरी एक ख्वाहिश है जो कि शायद मुझे लगता है मुमकिन नहीं होगी, वो है कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। ठीक है, वो जो क्लब वाली बात मैं कर रहा था, तो वो एक पूरे क्लब का एनवायरनमेंट शाम को बच्चों को मिले। और फिर दूसरी मेरी ख्वाहिश थी कि ये जो बिल्डिंग्स हैं हमारी FSM वाली और कंप्यूटर साइंस वाली, कंप्यूटिंग वाली, ये आपस में ब्रिज हो जाएं। तो वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि 2-3 माह के बाद जो है वो ब्रिज हो चुकी हैं।
तो फिर जब एक चैलेंज कंप्लीट हो जाता है तो आप हमेशा नए चैलेंज के लिए कोशिश करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हर साल आपको कोई ना कोई फेस करना पड़ता है। उसमें कोविड आया तो कोविड में हमें डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब ये वार वाला सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें हमें जो ऑनलाइन पे क्लासेस पे शिफ्ट करना पड़ा, हाइब्रिड मोड में जाना पड़ा। तो दीज आर द चैलेंजेस। तो हर साल इस जनरेशन को भी और हमें भी काफ़ी नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो सर एडमिशन्स का टाइम है, अगर आपने बच्चों को कन्विंस करना हो कि लाइक वाई दे शुड चूज़ फास्ट स्पेशली दिस कैंपस, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखें, मैं तो हमेशा यही एडवाइस करता होता हूँ कि इट्स मैटर ऑफ योर फ्यूचर। तो आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, आपने अपने फ्यूचर का उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे भी आपका इरादा है उस कैंपस को जाके विज़िट करें, उसकी फ़ैकल्टी से मिलें, उन लोगों से मिलें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एंड देन यू शुड डिसाइड कि मुझे क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ माई सिंपल एडवाइस। मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमन फास्ट में आए, ठीक है। आप ये देखें कि बाकी भी जो आपकी लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी एक्सप्लोर करें, आप वहाँ पे भी जाएं, जो आपके पास फास्ट है वो भी आए, और फिर बाकी कंस्ट्रेंट को भी सामने रखें कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपकी फैमिली ये समझती है कि आपको शाम को घर आ जाना चाहिए, आपको दूर नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपके क्या कंस्ट्रेंट हैं उनको सामने। फिर फाइनेंशियल है कि लेट्स सी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 14-15 लाख रुपया सेमेस्टर की फ़ीस ले रही हैं, एंड इवन कराची में तो एक यूनिवर्सिटी है जो शायद 30 लाख रुपया भी सेमेस्टर का ले रही है। तो क्या आप उस लेवल की यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप डिसाइड करें कि आपने क्या चूज़ करना है और कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना है। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस ये करता था कि पहले आप जाके विज़िट करें सब, ताकि आपको पता लगे, आपको अंदाज़ा हो। ग्राउंड देखें, पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, कंटेंट में, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, तो ये तो आपको कंटेंट ब्रोशर्स भी मिल जाएंगे, वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाएंगे, कंपेन्स में भी मिल जाएंगे, बट यू मस्ट विज़िट एंड वो जो लिखी हुई हैं चीज़ें कि वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। फिर दूसरी बात, आप इंडस्ट्री से फ़ीडबैक लें कि जहाँ पे बच्चे इंडस्ट्री के अंदर गए हुए हैं उनका फ़ीडबैक बाकी इंस्टीट्यूशंस का या डिग्री प्रोग्राम्स का क्या है। सर आपने इतने बैचेस ग्रेजुएट होते देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है एक फास्ट के ग्रेजुएट को और या किसी भी और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को? मैंने इस पे ऑलरेडी भी डिस्कशन किया है। इट्स अ प्रोसेस। मेन तो प्रोसेस है कि जो एक सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, सबसे पहले उस बच्चे की जो ग्रूमिंग हो रही है इन टर्म ऑफ नॉलेज, क्योंकि डेप्थ नॉलेज इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे के एथिकल वैल्यूज़, नॉर्म्स जो कि सोसाइटी में बहुत ज़रूरी हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो जब ये बच्चा जाए तो वो सिर्फ नॉलेज ना लेके जाए, बल्कि वो एथिकली भी, मॉरली भी एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से जाए। तो इसमें बहुत कम काम होता है। बहुत सारे लोग चलें कहीं पे लैग कर रहे होते हैं टेक्निकली ग्रूम करने में, किसी जगह पे जो बाकी नॉर्म्स हैं उस पे। तो ये हमारे पास एक पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट इकोसिस्टम है, और जब वो बच्चा जाता है फिर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिफ्रेंशिएट करता है। सर जैसे आपने भी बात की कि टेक्निकली ग्रूम करने की बच्चे को, तो अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं आता तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फास्ट में? लाइक अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो हम स्टूडेंट्स को क्या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो स्क्रैच से सीख सकें? अच्छा देखें, दो चीज़ें जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। एक तो ये है कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़ के नहीं आ रहा बट मैथमेटिक्स कर रहा है, उसकी आप बात कर रही हैं, या बच्चा मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ के आया? नहीं सर, लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें नहीं सीख कर आया, लाइक लेट्स सपोज कंप्यूटर ही नहीं यूज़ करना आता एक बच्चे को, एक इतने रिमोट एरिया से वो आया। अच्छा तहरीम, हमने ना ये ऑब्ज़र्व किया, देखा है, ये वो कछुए खरगोश वाली बात है
कि जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आता है या जिसको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है और वो आके बड़े जंप मारता है, मेरी स्पीड तो ये है, मुझे तो ये आता है, मुझे वो होता है, तो वो फिर क्लास में उतना फोकस नहीं होता। और लेकिन उसके मुकाबले में ऐसा बच्चा जो बहुत तेज़ रफ्तार नहीं है लेकिन वो फोकस्ड होकर कंटिन्यूसली एफर्ट अपने कर रहा है। एफर्ट करता है और अपने पाथ पे जाते हुए रेस्ट नहीं करता, तो वी हैव सीन के चौथे पाँचवें हफ्ते के बाद उनकी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाती है और जो उन्होंने पढ़ा होता है वो पाँचवें छठे हफ्ते के बाद वो कहते हैं यार ये तो अब नई चीज़ें सारी नई स्टार्ट चीज़ें हो आ गई गई हैं हैं। सारी। और वो जो बच्चा जो कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहा होता है वो चला जाता है। और ऑन द अदर हैंड साइड हमारे फैकल्टी के विजिटिंग आवर्स होते हैं, फैकल्टी मौजूद होती है, हम उनके लिए ऐसे बच्चे जहाँ पे हमें ये फ़ील हो रहा हो कि उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उनके एक्स्ट्रा बूट कैंप्स लगाते हैं ताकि उन बच्चों में ये जो खौफ है पहले सेमेस्टर में ख़त्म हो जाए। जब ये खौफ ख़त्म हो जाता है ना फिर अगले सेमेस्टर में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इवन मैंने कुछ बच्चों को ऐसे देखा है जो कि बड़े रूरल एरिया से थे और पहले सेमेस्टर में उनकी वार्निंग है और उसके बाद तीसरे चौथे सेमेस्टर में उन्होंने सेमेस्टर्स के मेडल्स लिए। तो सर अक्सर बच्चे पूछते हैं कि फ़ास्ट कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो इस बार हमने नई बिल्डिंग में डाली है, ज़्यादा हमारे पास क्लासरूम्स भी हैं, तो हम कोई नए डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं? चिन्योट फैसलाबाद कैंपस इस दफ़ा कोई भी नया डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र नहीं कर रहा। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर वो कंप्यूटर साइंस है, AI है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये तीनों कंटिन्यू होंगे। इसी तरह फास्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिज़नेस एनालिटिक्स है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये तीन प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड साइड मास्टर्स में हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। एंड द लास्ट PhD में हमारे पास कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो इन प्रोग्राम्स को हम लेके जाएंगे क्योंकि आज भी मेरी मीटिंग हुई है तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है जस्ट क्लासरूम्स नए इस्टेब्लिश कर देने से नए प्रोग्राम्स या एक्सटेंशंस नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें फैकल्टी अच्छी, मतलब देखें ना, मैं लेट्स सी 200 न्यू स्टूडेंट्स ऐड करता हूँ तो उसके लिए मुझे 20 टीचर्स चाहिए होंगे। भी नहीं चाहिए होंगे। तो क्या वो 20 टीचर्स मैं सडनली उसको अपने सिस्टम में ऐड कर पाऊँगा उसी लेवल के जिस तरह के मेरे पास एग्जिस्टिंग फैकल्टी है या एटलीस्ट उससे बेहतर हो, क्योंकि हमेशा हम बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं कर पाऊँगा तो फिर डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि शायद कुछ सेक्शंस ऐड करूँ, लेकिन नया डिग्री प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का था वाई नॉट साइबर सिक्योरिटी, वाई नॉट डाटा साइंस। उसके लिए जब तक मेरे पास स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स नहीं होंगे मैं वो डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये लाइबिलिटी है। उन बच्चों को आपने साइबर सिक्योरिटी के बैचलर्स तो दे दिया लेकिन आप टेक्निकली उन बच्चों को उस तरह ग्रूम नहीं कर पाए, तो इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें हम पूरा ना उतर पाएँ। सर तो एडमिशन प्रोसेस अब हमारा कम्प्लीटली वेबसाइट पे लाइव है, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। दो चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में हमेशा देखी हैं जो कि मिस होती हैं, तो मैं उसको लाजमन हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि मिसकंसेप्शन होती है कि बच्चे तो अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पेपर्स में बैठे हुए हैं, तो जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद फिर एडमिशन्स अप्लाई करेंगे। तो अब फास्ट के एडमिशन्स क्योंकि ओपन है और इसकी एक डेडलाइन है और उसी के अंदर जो है वो आपने अप्लाई करना है। डोंट वेट फॉर योर फाइनल रिज़ल्ट्स के रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद जो है वो एडमिशन अप्लाई करूँगा। एक तो ये चीज़ है, उसको आपने मिस नहीं करना। और सेकंड, हमारा जो एडमिशन होता है वो फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे होता है, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो फ़र्स्ट ईयर की बेस पे बनेगा और जो हम एडमिशन टेस्ट लेंगे उसकी बेस पे बनेगा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ध्यान रखना है। डोंट वेट फॉर योर फाइनल सेकंड ईयर रिज़ल्ट, अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट और अगेन इन डेडलाइंस के अंदर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी डेडलाइंस दोबारा एक्सटेंड नहीं होती और अगर हुई भी तो मे बी अगेन इट डिपेंड्स, वो इन्हीं के अंदर रह के होंगी। हम साल में एक ही दफ़ा एडमिशन करते हैं, पूरा साल दाखिला खुला नहीं रहता। जब एडमिशन क्लोज़ हो गए, लॉक हो गए, जुलाई के अंदर हमारे एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद यू विल नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन फास्ट। इवन आपके CGPA
आपकी जो परसेंटेज है वो 90 प्लस भी है और आप ये प्रूव भी करें कि जी मैं टेस्ट में भी 90 ले लूँगा, आपको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। एंड द लास्ट वन, इफ़ यू थिंक यू आर इंटेलिजेंट या आपका बच्चा टैलेंटेड है और आप फाइनेंसिस को सपोर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने बच्चे को फास्ट में एडमिशन के लिए इस अपॉर्चुनिटी से मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपका बच्चा मेरिट पे दाखिल होगा, यहाँ पे एडमिशन लेगा, तो उसकी 4 साल की जो यहाँ की स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कैंपस लेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टैलेंटेड बच्चे जो है वो एजुकेशन से महरूम ना रहें। तो सर ये बिफ़ोर एडमिशन एफ़ए की कंफर्मेशन मिल जाती है? लेट्स सपोज़ एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसका तो एफ़ए लाइक कम लगा है या नहीं लगा, तो उसकी कंफर्मेशन पहले मिल जाती है बच्चों जी, उसमें ये है कि जब बच्चा एडमिशन अप्लाई करता है और हमारी एक फ़ी रिफ़ंड की डेडलाइन होती है जिसमें बच्चे को 100% फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। सिर्फ जो एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो रिफ़ंड नहीं होते, yes, लेकिन जो ट्यूशन फ़ीस है वो 100%। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम 50% अफोर्ड कर सकते हैं और 50% नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जब कमेटी ने डिसीजन किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप तो 100% अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इससे बेहतर हम कहीं और पढ़ लें। तो वो अपनी 50% जो उसने फ़ीस पे की होती है वो 100% उसको रिफ़ंड ले सकता है, क्योंकि हम जो एफ़ए का डिसीजन है वो जो डेडलाइन होती है जिसमें फ़ीस आप 100% रिफ़ंड ले सकते हैं, उससे पहले कम्युनिकेट कर दिया जाता है, ताकि अगर बच्चे ने कोई अपना प्लान चेंज करना है, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या वट एवर दे हैव अनदर प्लान्स, तो वो मूव हो सके। तो इन शॉर्ट एडमिशन के टाइम पे नहीं पता चलता, लेकिन वो जो फ़ी रिफ़ंड करने की 100% डेडलाइन है उससे पहले बता दिया जाता है, और वो डेफिनेटली फिर सिर्फ एडमिशन फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, एंड दैट इज़ आई थिंक वेरी नॉमिनल 30,000 हमारी एडमिशन फ़ी चार्जेस है। सर अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन जो कि एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपके लिए जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनकी आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं? मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं कंफ्यूज करती। उसकी रीज़न ये है कि मैं अक्सर बच्चे तो नहीं, खैर इंडस्ट्रियलिस्ट आके या कुछ लोग कहते हैं जी आजकल की जनरेशन तो ऐसी हो गई है, ये मसला वो है। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब बॉन्डिंग आपकी ऐसी बनी हुई है बच्चों नहीं, उसमें देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, कि जब हम छोटे थे हमारे वालिदैन कहते थे कि हमारे अब्बा जी ऐसे करते थे, आप लोग पता नहीं क्या हो गए हैं। उनके अब्बा जी जब वो बच्चे थे तो वो उन्हें कहते थे कि जी आप लोग ऐसे हैं। आज हम जब इस स्टेज पे आ गए हैं तो हम कहते हैं कि जी हम ऐसे थे। तो मेरे ख़्याल में तो जो आजकल की नीड है, ट्रेंड है, एंड एवरी जनरेशन नो व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट आर देयर लिमिट्स। ये ज़रूर है कि उनको मॉनिटर करना, डायरेक्शन देना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हर वालिद की भी ज़िम्मेदारी है कि वो कहीं डी ट्रैक ना हो जाएं, कहीं अपने फ्यूचर जो उनके ड्रीम्स हैं उससे ना हट जाएं, उसको ट्रैक में रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। बाकी तो हर जनरेशन इज़ परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कन्फ्यूज़। सिर्फ वही मैंने बात की है कि मेरे सिर्फ इतने कंसर्न ये होते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं, ये इनको कहीं डी ट्रैक ना कर दें, क्योंकि ये सवाल तो बहुत देर से पहले थे कि जी जब मोबाइल आया, इवन टीवी से ले लें, रेडियो से ले लें, तो लोग कहते थे कि जी ये शैतानी चरखा आ गया घर में, तो टीवी को शैतानी चरखा कहा जाता था। तो उसके बाद जब फ़िल्म आई, VCR आए, DVD आई, लोग कहते हैं कि नहीं जी अब अल्लाह का अज़ाब एक और आ गया है। मोबाइल आए तो अब एक लोग समझते, सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एरा। तो हमें अब ये देखना है कि मैं उससे पॉजिटिव यूज़ उसका ले रहा हूँ या कहीं मैं इसको नेगेटिवली कहीं मेरे पे ऊपर अफेक्ट तो नहीं कर रहा। तो पेरेंट्स को, एंड बीइंग अ मेंटर एंड बीइंग अ फैकल्टी मेंबर और बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ दिस कैंपस, आई नीड टू इंश्योर कि मेरे बच्चे उससे डी ट्रैक तो नहीं हो रहे, कहीं उसका गलत इस्तेमाल एक्सेसिव तो नहीं हो रहा। सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है, बाकी वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सर जहाँ जहाँ फ़ास्ट का नाम आता है साथ उसके अलुमनाई नेटवर्क का भी नाम आता है कि इतना स्ट्रॉन्ग अलुमनाई नेटवर्क है फ़ास्ट का। तो अभी जैसे रीसेंट बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो उनके लिए क्या प्लेसमेंट्स की वो है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट देखें में? जी, आपका अलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है
और इसकी एग्जांपल्स तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी देते हैं, क्योंकि फास्ट ने अलमनाई नेटवर्क पे बहुत देर से इस पे काम किया हुआ है। और आप किसी जगह चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, यू विल सी फास्टियन देयर। तो आपको सिर्फ एक दो तरह के वेज हो सकते हैं कनेक्ट करने के। एक तो आपके पास अलमनाई चैप्टर्स हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि आपका कैरियर ऑफिस है, प्लेसमेंट ऑफिस है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब मैंने इवन मल्टीपल कंट्रीज़ में विज़िट किया। हम मलेशिया में गए तो वहाँ पे हमें एक डिनर होस्ट किया फास्ट के अलमनाई एसोसिएशन ने। मैं कनाडा गया तो कनाडा में 90s के जो बैच के बच्चे थे, अब तो बच्चे नहीं रहे, खैर वो मेरे से भी बड़े थे। मैं अब वहाँ पे बीइंग अ कैंपस डायरेक्टर जा रहा था और मेरे से बड़े बड़े बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे और मुझे ये फ़ील हो कि मैं किधर आ गया हूँ। बट दे वेलकम। और फिर वहाँ पे ला के कुछ मैंने देखा कि जो इवन इस कैंपस के बच्चे थे, कनाडा गए हुए थे और वो भी वहाँ पे कनेक्ट हुए, मिले। तो अच्छी चीज़ ये है कि दे सपोर्ट ईच अदर, और जहाँ पे भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हों, इवन लोकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हों, इंटरनेशनली हों, तो फास्ट अलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं और कनेक्ट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस जिनके आपने आंसर्स किए उन सब की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। एट्स प्लेयर जी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन हुई, एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट या कन्वर्सेशन कह लें कि जिसमें किसी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के इंटरेक्शन हुई है। इससे पहले हम फैकल्टी मेंबर्स इस तरह की एक्टिविटी करते थे। एंड आई वुड जस्ट कंक्लूड कि जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि फ़ास्ट चिन्योट फैसलाबाद कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है, काइंडली आप विज़िट करें, हम आपको वेलकम करेंगे। आप मेरी फ़ैकल्टी से मिलें, हमारी लैब्स देखें, लाइब्रेरी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। और फिर कहीं पे आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि कौन सा डिग्री प्रोग्राम मुझे चूज़ करना चाहिए, उसके फ्यूचर डायरेक्शंस की नीड है, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी हेल्प करेंगे। और दूसरा, जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी किसी तरह के भी कंसर्न्स हों, कोई ऐसी चीज़ें हों, बाज़ का ये होता है कि आप जो इम्प्रेशन और चीज़ें वो डिफरेंट ले रहे होते हैं, तो काइंडली मुझे ईमेल करें, हम बैठ के इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।